नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हरियाणा सरकार की हर उस विकास परियोजना की जानकारी आप तक पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आप तक बनाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। पहली खबर बताते हैं आपको करनाल से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज भगवान परशुराम महाकुंभ में करनाल पहुंचे। ये एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम था और हरियाणा के इतिहास में पहली बार भगवान परशुराम महाकुंभ इतने बड़े पैमाने पर मनाया गया। कई दिग्गज नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक यहां पर मौजूद थे। क्या कुछ रहा ये पूरा कार्यक्रम और क्या कुछ इसके अंदर मुख्य बातें रही, वो आपको बताते हैं। करनाल के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा ग्राउंड में भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से संबोधित करते हुए संत समाज और ब्राह्मण समाज को नमन किया और उनके समाज के सुधार में किए गए योगदान को भी याद किया। भगवान परशुराम जी के यादगार के दिवस पर मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि वो भगवान के नाम से इसलिए हम जानते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, शस्त्र में भी विद्वान थे, शास्त्र की कला भी उनके पास थी। और अपने विचार के साथ अगर किसी का तालमेल न खाए, अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध अपना हथियार उठाने में उन्होंने कभी भी संकोच नहीं किया। बड़े से बड़ा उन्होंने ऐसा कर्म कर डाला जो आज हमारे लिए आदर्श के रूप में, सिद्धांत के रूप में जिसको हम अपना सकते हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं उस महान प्रकर्मी, तेजस्वी और गरीबों के उद्धारक भगवान परशुराम जी को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अपनी परंपरा संत समाज की रही है। बहुत महात्मा लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने हमको विचार दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिया, रहने सहने की कला सिखाई, एक सुखी जीवन कैसे बने, शांत प्रिय माहौल कैसे रहे, इसके लिए समाज की बुराइयों को दूर करने का काम सबने किया। सरकारें तो अपना विकास के काम में अपना लगी रहती है, इतना पैसा यहां से आएगा, इतना यहां चला जाएगा, ये सड़कें बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, अस्पताल बन जाएंगे, ये रेलगाड़ी बन जाएगी, जहाज बन जाएंगे। लेकिन समाज को एक वातावरण देना, अच्छे विचारों का वातावरण देना, ये संत महापुरुषों का काम होता है। हमने विचार किया कैसे संतों महापुरुषों के भी याद करने के कार्यक्रम, उनकी जयंतियां, उनके प्रकाशोत्सव, ये दिन मनाए जाएं। चाहे फिर वो महर्षि वाल्मीकि जी, गुरु रविदास जी, भगत कबीर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, बंदा बहादुर सिंह जी, महर्षि कश्यप जी, और चाहे भगवान परशुराम जी। हमारे धनखड़ जी कह रहे थे कि आप तो जयंती मनाने वाले एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हो गए हो, क्योंकि अभी 20 तारीख को एक हिसार के अंदर बाबा सूरसेन जी की जयंती का कार्यक्रम भी मुझे रख के बताया कि उसमें भी आना है। मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देते हुए कहा कि हमने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई। इन योजनाओं के जरिए गरीब परिवार के उत्थान के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। गरीबों की आय बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। साथ ही सीएम ने आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अगले महीने तक सभी पात्र लोगों को गोल्डन कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे। साथ ही निरोगी हरियाणा योजना के जरिए सभी का स्वास्थ्य चेकअप भी किया जा रहा है। ये जो गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं हमने बनाई हैं। ई गवर्नेंस हमने शुरू किया है, हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया है। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं
वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ हैं, लेकिन पहले सरकार के जो नियम थे उसके कारण से उसमें आते थे। हमने उस लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाकर अब उसके अंदर 28,89,000 परिवारों को उसमें शामिल किया है कि वो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, उनको हर प्रकार का लाभ दिया जाएगा। और जब हर प्रकार के लाभ की बात आती है तो गरीब कौन है कौन नहीं है, इसका जैसे उल्लेख हो रहा था कि हमारा बोर्ड उसका एक प्रकार से पहचान करेगा। अब वो जमाना अलग हो गया, क्योंकि आज आईटी के माध्यम से हम सब घर घर की जानकारी रखते हैं। आज हमको पता है किस जाति में किस आय के कितने लोग हैं। आय के हिसाब से, भैया ढोल बंद कराओ जरा, तो ये आय के हिसाब से, गरीबी तो आय के हिसाब से ही होती है। तो हमने 1,20,000 की बजाय 1,80,000 तक भी जो परिवार आ जाएंगे उनको गरीबों का सब लाभ मिलेगा। उनको कोई फीस स्कूलों में नहीं देनी पड़ेगी। उनको इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए का बीमा है, केंद्र सरकार ने तो 15 लाख लोगों का किया है, हमने उसके अंतर्गत अब 28,89,000 अर्थात 14 लाख परिवार उसके अंदर बढ़ा दिए हैं। अगले 1 महीने के अंदर सभी परिवारों को गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपए का मिल जाएगा, ताकि इलाज के ऊपर किसी का खर्च ना हो। तो इतनी बारीकी से हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों भाइयों, वो जमाना चला गया कि जो कुछ लोगों के जिम्मे हम लगाते हैं और वो उसकी गरीबी में से निकालते हैं। मित्रों, सरकार के कामों में जैसा मैंने बताया, हमने अंत्योदय के नाते जो काम किए हैं उसके अंदर व्यवस्था परिवर्तन में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिनकी इस परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है, इन सब की आय को कैसे 2 लाख से ऊपर किया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। लगभग 32,000 परिवारों के लिए सहायता जो मंजूर कर दी है, उनको लोन मिलेगा, बैंक से मिलेगा, नहीं तो उनको नौकरी मिलेगी। ये सारा हम काम कर रहे हैं। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसमें भी बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं उसकी कि आय का कौन सा पैरामीटर होता है नंबरों का। हमने कहा नहीं, जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको सबसे ज्यादा नंबर देंगे। अगर 1 लाख से नीचे आमदन है तो उसको 50 नंबर देंगे, 1,80,000 है तो उसको 40 देंगे, उसके ऊपर 30, 20 और आखिर में 10 नंबर, ताकि जिसके परिवार में कोई कमाने वाला है ही नहीं, अगर वो योग्यता रखता है तो पहले उसको नौकरी क्यों ना दी जाए। बोलो, गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए। हम समाज के उस प्रकार के काम कर रहे हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। हमने कहा कि जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसको ज्यादा नहीं तो 5 नंबर अतिरिक्त दे दो, ताकि शायद उन 5 नंबरों के कारण से भी वो आगे बढ़ के आ सके। और आपकी जानकारी के लिए, जितनी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो केवल इन 5 नंबरों के अतिरिक्त मिलने के कारण से ही आ रहे हैं। 60% लोग ऐसे। तो मित्रों, हम ऐसी बहुत सी योजनाएं, खास करके आयुष्मान का, जैसे मैंने बताया, आयुष्मान भारत के साथ साथ चिरायु भारत एक नई योजना शुरू की है। और ऐसे ही हर व्यक्ति के शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण हो, यह योजना भी मैंने बनाई है, जिसका नाम रखा है निरोगी हरियाणा। अब इसमें क्योंकि बहुत सी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHCs, PHCs, डिस्पेंसरीज, सब जगह उनके परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अगले 1 साल के अंदर अंदर जब भी जो जहां जाएगा उसका परीक्षण होगा। 1,25,00,000 लोगों का परीक्षण इस साल के अंदर हो जाएगा, आधी से ज्यादा आबादी, ताकि किसी को कोई बीमारी हो गई, प्रारंभ में उसको चेक किया जा सके और उसको इलाज की तरफ आगे बढ़ सके। मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने जहां कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखे जाने की घोषणा की, तो वहीं पुजारी और पुरोहितों की दशा सुधारने के लिए कल्याण बोर्ड की घोषणा की। साथ ही गौड़ ब्राह्मण मेडिकल कॉलेज की सीटों को भी बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने MDU में आचार्य चाणक्य के नाम से एक चेयर स्थापित करने की भी बात कही। इसके अलावा भगवान परशुराम के जन्मदिन यानी अक्षय तृतीया पर सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया। मैं घोषणा करता हूं कि करनाल में भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी के नाम से जो फुआरा चौक है, मुगल ट्रेन जहां बात शुरू होती है, वहां एक कुटिया जो निर्मल कुटिया वाली सड़क है, फुआरा चौक का नाम आज से भाई मतीदास सतीदास छिब्बर चौक ये रखा जाएगा। जैसा हम जानते हैं, जैसे मैंने उल्लेख किया दादा लक्ष्मीचंद जी का, दादा लक्ष्मीचंद जी की रागनियों ने
हरियाणा के प्रदेश की जनता को कितना उसमें कुरेदा, कितना उनको दिशा देने का काम किया। अभी पिछले दिनों में दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म आई थी, मैंने स्वयं देखी है। जरा एक बार पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म किस किसने देखी है? जरा हाथ खड़े करो। बहुत लोग अभी नहीं देख पाए हैं, आधे ही लोगों के हाथ खड़े। मेरा निवेदन है आपसे कि दादा लक्ष्मीचंद जी का अभी तो भाग 1 आया है, भाग 1 और भाग 2 दोनों देखने चाहिए। उनकी जीवन से, उनकी रागनियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलता है। और हमने तो दादा लक्ष्मीचंद जी को एक मान सम्मान दिया है। हमारी एक यूनिवर्सिटी रोहतक में विजुअल आर्ट्स की एक यूनिवर्सिटी है, रामविलास जी ने हमें कहा कि इसका नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से, हमने उसी समय स्वीकार किया, रामविलास जी उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी अब कहलाएगी। और जहां तक आचार्य चाणक्य की बात है, कभी कभी ये भी आता है कि इनके ऊपर जितना शोध होना चाहिए उतना शोध नहीं हो रहा। तो मैं ये घोषणा और करता हूं कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसमें आचार्य चाणक्य के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उनका जो है पूरे मान सम्मान के साथ उनके किए हुए कामों के ऊपर ध्यान हो और आचार्य चाणक्य के बारे में पूरी खोजबीन करके और समाज को हम दिशा दे सकें। हां, एक विषय जरूर मुझे ध्यान में आता है कि हमारे जो पुजारी हैं, हमारे जो पुरोहित हैं, इनकी आज जो दशा है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमारे मंदिरों में पूजा करते हैं, पुरोहित घरों में जाकर के परिवार कल्याण के लिए यज्ञ कराते हैं, बाकी सब कराते हैं। तो मैं आज एक घोषणा करता हूं कि पुजारी और पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं, ताकि इन सबको उचित मानधन मिले। और उसमें भी इनका जो काम है, एक पुजारी को कुशल वर्कफोर्स, एक कुशलता के नाते जैसे अलग अलग पे स्केल होते हैं, तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा, ताकि इससे नीचे किसी पंडित, पुजारी या जो पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं उससे नीचे पैसा न मिले। हम एनफोर्स करेंगे कि इनको वो पैसे का लाभ इनको मिले। एक विषय आया है कि किसी एक संस्था का नाम भगवान परशुराम के नाम से रखा जाए। तो हमने तय किया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करनी है, मेडिकल की व्यवस्थाएं ठीक करनी है। पहले तो मेडिकल की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो हमारा गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज है, हर साल उसको सीटों के लिए सैंक्शन मांगनी पड़ती है। तो आपकी जानकारी के लिए इस साल की 100 बीएमएस की सीटें ये मंजूर करके हमने भेज दी हैं, ताकि 100 बच्चों को और एडमिशन मिल जाए। और साथ ही वहां पर एमएस और एमडी की मांग है, 7 सब्जेक्ट में 5-5 सीटें, 35 एमएस एमडी की सीटें भी हम अपनी ओर से मंजूर करके केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, ताकि तुरंत वहां से परमिशन मिले और इस बार का एमएस और एमडी का एडमिशन उन बच्चों को वहां मिल सके। और ऐसा ही एक संस्थान के नाम की जो बात मैं कह रहा था, हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है, लेकिन नाम नहीं रखा था। हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा। ये भी जानकारी आपको देनी है। मित्रों, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो सहयोग और समर्थन आपने दिया। लेकिन अंतिम वक्ता जो होता है वो खत्म करने से पहले लोग जुड़े रहते हैं, इसलिए कुछ और बातें आएंगी, इंतजार है ना। तो एक बड़ी घोषणा मैं ये कर रहा हूं कि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन अक्षय तृतीया ये गजटेड हॉलिडे होगी और ये इस साल से लागू हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंच से विपक्ष पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष बताए कि उन्होंने अपने समय में क्या काम किए। विपक्ष केवल और केवल उकसाने का काम करता है। मित्रों, भाइयों बहनों, नौकरियों के मामले में हमने जो पारदर्शी काम किए हैं उसका सर्व और बहुत बड़ा बोलबाला है। लेकिन हमारे विपक्षी मित्र हैं, उनको कोई मुद्दा तो मिलता नहीं है, नीति बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के
और ऐसी ऐसी बातें उठा के लाएंगे, ये तो जो है और सरकार फेल हो गई है, इस सरकार को बदल देना, ये करना वो करना। कहीं भी किसी एक नाली में से पानी मानो निकल रहा है, उसी का फोटो लेके डालेंगे। कभी भी किसी नहर में से छोटी मोटी, अरे हजारों किलोमीटर लंबी नहरें, नालियां, सड़कें ये हैं। अब ये चलने वाला लगातार काम है। सड़क बनी है तो कोई खड्डा होगा ही, लेकिन उस खड्डे की साथ मरम्मत हो जाए। नई सड़कें भी बनेंगी, बरसात के अंदर नहीं बन सकती, सर्दी में भी जनवरी के बाद बनती हैं, ये सबको पता है। लेकिन हर छोटी बड़ी बात में से और बड़े बड़े विषय निकाल के लाएंगे। और आजकल ये सोशल मीडिया का शौक जो लोगों को हो गया है, इसमें तो रोजाना और कुछ नहीं तो रात को मुख्यमंत्री बदल करके सोने की आदत हो गई है। ये मुख्यमंत्री गया, ये गया, कल और दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। अरे भाई, आ जाए या ना आ जाए, आपको काम चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, वो जनता के हित में काम करेगा। ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है, ये हमारी उपलब्धियों का हिस्सा है, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। व्यक्तियों के हिसाब से कुछ बदलता नहीं है। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, हम सब काम करने वाले हैं, एक टीम के रूप में काम करने वाले हैं और टीम के रूप में ही निर्णय करते हैं। किसी एक मैनिफेस्टो, किसी एक सोशल मीडिया और बुक क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये निर्णय नहीं होते हैं। हाँ, मजे लेने वाले लोग लेते हैं, मजे लेने वाले लोग लेते हैं। और मैं तो कहता हूं भाई, जिस दिन ये करते करते थक जाओ ना, मेरे पास फिर आ जाना, फिर मैं कुछ और बता दूंगा तुम्हारे लिए काम करने के लिए। तो मित्रों, भाइयों बहनों, नीतियों की कोई समीक्षा करता नहीं है। विपक्ष के लोग लगातार कोई ना कोई छोटी छोटी बातों की जो आलोचना करते हैं, और कुछ भी बात न मिले तो छोटे छोटे धरने प्रदर्शन, उनको उकसाने की बात करते हैं। चल 10 लोग धरने पर बैठ जाओ, तुम अपनी मांग बना के लाओ। हम कहते हैं धरने प्रदर्शन के बिना आप हमको आके बता दो। हमारे बहुत तरह के पोर्टल खुल गए हैं, सीएम विंडो, जिसके ऊपर 12 लाख लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस डाली हैं। मैं हर जिले में जा रहा हूं, 500-500, 700 लोगों की बात सुनता हूं, अधिकारी साथ जाते हैं। आपको धरना प्रदर्शन की जरूरत ही क्या है? पहले आके बताओगे, योग्य समय पर समस्या का हल हो जाएगा। समस्याओं का हल करने के लिए बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। हर दिन किसी एक योजना को पकड़ के इसको हल कैसे करना है, समस्याओं का समाधान, विवादों का समाधान। मेरा खुला चैलेंज है, आप समस्या के लेके आओ। मनोहर लाल का नाम समाधान है, हर चीज का समाधान हमारे पास हम करेंगे, हर चीज का करेंगे। कोई विकास की बात है, कोई डिमांड है, मांग है, कोई पैसे की कमी नहीं है। 1,77,000 करोड़ रुपए का पिछली बार हमने बजट घोषित किया था, और इस बार और आगे बढ़ेगा। ये शोर मचाते हैं, कर्जा ज्यादा, कर्जा ज्यादा, कर्जा ज्यादा। अरे भाई, कर्जे के एक सिस्टम है। आपके समय भी 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया था, अब 8 साल के बाद वो बढ़ेगा ही। कोई भी चीज 7 साल में, 6 साल में, 7 साल में डबल हो जाती है। और फिर हमारे पैरामीटर हैं, हम जो जीएसडीपी का 3% सालाना और टोटल कर्ज 25%, इससे ज्यादा कभी लेते नहीं हैं। हमारे सारे पास पड़ोस के प्रदेश दिवालिया हो गए हैं। उनके पास समय पर तनख्वाहें नहीं देती हैं, समय पर ठेकेदारों की पेमेंट नहीं करते हैं। हाँ, कहीं कोई गलती हो रही हो तो अपने समय में ही, चाहे पुरानी गलती हो चाहे आज के समय की गलती हो, उसको पकड़ने में, उसको दंडित करने में कभी झिझकते नहीं है। हमने बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोगों के नाक में कस दी है नकेल कि गलती कर सोचेंगे नहीं। चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता के आदमी हो, कर्मचारी हो, कोई गलती करता हुआ हमको ध्यान में आ जाए, रातों रात उसका बिस्तरबोरी कुंज करते हैं, रातों रात करते हैं। तो मित्रों, ये जो विपक्ष के लोग जो आलोचनाएं करते हैं, इनसे जरा पूछना चाहिए कि तुमने अपने टाइम पर क्या किया था। ऐसी योजनाएं जो आज हम बना रहे हैं, इन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा है। केवल कैसे लूटना, खसोटना सरकार का पैसा अपने और अपने चहेतों के जेब में कैसा डाले जाए, इसकी योजना लगातार बनाते थे। हम उससे कोसों दूर है मित्रों। भगवान परशुराम राज्य स्तरीय महाकुंभ के इस आयोजन में कई सांसद और मंत्रियों के अलावा गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसमें हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज को कई सौगातें भी दी।
हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की गई HIV मरीजों के लिए पेंशन योजना का लाभ मरीजों को मिल रहा है। पेंशन योजना का लाभ सबसे पहले देने वाला सोनीपत जिला बना है। साथ ही विभाग की टीम इन मरीजों की देखरेख के लिए बेहतरीन काम भी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार की HIV मरीजों के लिए पेंशन योजना का सबसे पहले लाभ देने वाला सोनीपत पहला जिला बना है। जिले के 500 HIV के मरीजों के नए खाते खोलकर उनके खाते में सीधे 2250 रुपए पेंशन के रूप में ट्रांसफर किए जाते हैं। सोनीपत जिले में 1870 HIV मरीज हैं, जिनकी दवाइयां चल रही हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों की लगातार दवाइयों से लेकर परामर्श देने के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। सरकार ने पेंशन योजना के तहत HIV मरीजों के खाते में 2250 रुपए सीधे ट्रांसफर करने का प्रावधान रखा है। वहीं प्रदेश सरकार ने यह भी फैसला किया था कि जो व्यक्ति पहले से बुढ़ापा या अन्य कोई पेंशन राशि ले रहा है, उसको भी सुचारू रखा जाएगा। यानी कि अब एक साथ 2 पेंशन का भी लाभ मरीज ले सकेगा। वहीं प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो मरीज लगातार HIV की दवाई ले रहा है और जिसने अपना इलाज सुचारू रखा है, उन्हीं के खातों में पेंशन के रूप में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अन्यथा जिन मरीजों ने दवाई छोड़ दी है या वे इलाज नहीं करवा रहे हैं, उनको इस पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। HIV फाइनेंशियल स्कीम जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई थी, वो दिसंबर 2021 में शुरू की गई थी। और जो हरियाणा डे जो दिसंबर में वर्ल्ड एड्स डे होता है, उस दिन इसकी शुरुआत की गई थी। तो अभी हमारे ज़िले में लगभग 1870 पेशेंट्स हैं जिनकी हम ART जिनकी HIV की दवाई चल रही है, और उन सभी को ये लाभ देना चाहते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास जो इसके लाभार्थी हैं वो लगभग 500 आए हैं। तो बाकी लोगों के इनकम सर्टिफिकेट्स कई लोगों के पास नहीं हैं, कुछ और रीज़न से जो इसमें ज़रूरी कागज़ हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण ये लाभ अभी तक 500 लोगों को दिया जा चुका है। कितने महीने से ये लोग लाभ उठा पा रहे हैं जिनको पेंशन मिल रही है, जिनके प्रॉपर दस्तावेज? पिछले साल दिसंबर से ही ये लाभ इनको दिया जा रहा है, और लगातार हर महीने जो इसमें एक कंडीशन है कि हर महीने जो पेशेंट दवाई लेने आएगा उसी को वो लाभ दिया जाएगा। तो ये जब से ये हमने पेंशन स्कीम शुरू की है, हमारे काफ़ी पेशेंट्स रेगुलर हुए हैं, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द 500 लोगों की जगह जितने भी हमारे ट्रीटमेंट पर पेशेंट चल रहे हैं, सबको ये लाभ दिया जा सके। हमारे ज़िले में लगभग 1870 जैसे मैंने बताया पेशेंट रजिस्टर्ड हैं जो कि ट्रीटमेंट पर हैं, और इसमें हमने हर छोटी से छोटी डिस्पेंसरी, PHC, CHC सब जगह टेस्टिंग, वॉलंटरी टेस्टिंग और की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। हर जगह पर इसके प्रचार, उपचार, काउंसलिंग और IEC हर जगह पर की जाती है, और इस तरह से हम हर पेशेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा अनुमान है कि लगभग 2000 के करीब हमारे पेशेंट हमारे ज़िले में होने चाहिए। तो हम 1870 को हम ट्रीटमेंट पे ऑलरेडी डाल चुके हैं। वहीं ICT काउंसलर शिवानी ने बताया कि प्रतिदिन सोनीपत मुख्यालय पर करीबन 250 मरीज HIV के पहुंच रहे हैं, और जिनका इलाज लगातार किया जा रहा है और अच्छे से उनको परामर्श भी दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मरीज यहां पहुंचता है, उसे ART में रेफर किया जाता है और उसी के तहत उन्हें पेंशन का लाभ भी मिलता है। वहीं पीड़ित मरीज के साथ साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी टेस्ट करवाया जाता है, ताकि अन्य परिवार के सदस्य को ये रोग ना हो। सभी प्रकार का इलाज निःशुल्क है और सभी दवाइयाँ निःशुल्क रहती हैं। देखिए सर, हमारे पास लगभग रोज के 200 से 250 मरीज आते हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं, जिनका हम टेस्ट भी कर रहे हैं, उनको परामर्श दे रहे हैं, उनके जीवन के संबंधित भी जानकारियाँ उनको दे रहे हैं। जो पेशेंट हमारे पास HIV से इन्फेक्टेड आता है उसको हम ART में रेफर करते हैं। ART से ही उनको पेंशन का लाभ मिलता है। और पेंशन में सर ऐसा है कि जो भी मरीज आता है उसको 2250 रुपये हम पेंशन दे रहे हैं। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे हमने अपने कम से कम 50 से 600 के बीच में हमारे मरीज ऐसे हैं जो इस पेंशन को ले रहे हैं। और पेंशन भी नहीं, हम इसको सोशल प्रोटेक्शन स्कीम बोला जाता है इसको। और ये हरियाणा सरकार ने ही सबसे पहले यहाँ पे शुरू की और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले है। और ICTC में जितने भी पेशेंट PLHA जिनको हम बोलते हैं, पीपल लिविंग विद HIV एड्स, उनको हम ये लाभ देते हैं। और इसके तहत जितने भी मरीज आ रहे हैं हमारे पास जिनको ये इन्फेक्शन है, उनके वाइफ का, उनके बच्चों का, सबका टेस्ट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, और हमें जितना भी हमें हो सकता है हम उनको
सभी जो हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं उनको वो फ्री में देने की तवज्जो रहती है हमारी, और वो दी भी जाती हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। आपको बता दें, हरियाणा सरकार एक समान विकास के लक्ष्य के साथ काम कर रही है, इसलिए बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसी के तहत पिछले साल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैंसर एवं HIV पॉजिटिव मरीजों के लिए पेंशन की घोषणा की थी, जिससे कि हर मरीज उचित पोषण आहार ले सके और किसी और पर निर्भर ना रहे। और हरियाणा डायरी में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।